हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है हर्ष हॉरर स्टोरी में। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। हमारी कहानी का नाम है अघोरी। ये कहानी है काराडोंगा के उस जंगल की जिसे अघोरी की बस्ती भी कहा जाता है। वैसे तो ये जंगल बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें अघोरियों की बस्ती लगभग 2000 एकड़ की है और इसके बीच से गुजरती है नेशनल हाईवे जो दो राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ती है। वैसे तो इन दो राज्यों को जोड़ने के लिए और भी मार्ग है, लेकिन ये रास्ता लगभग 350 किलोमीटर छोटा है। इसके बाद भी ट्रक ड्राइवर, वाहन चालक इस रास्ते से जाने से बहुत ही डरते हैं। इस जंगल के बीच से गुजरने वाली नेशनल हाईवे के दोनों छोर पर शासन की तरफ से प्रतिबंधित मार्ग का बोर्ड लगा हुआ है, पर फिर भी यह मार्ग बंद नहीं। शायद इसलिए कि इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता या कोई स्पष्ट कारण नहीं देना चाहता है। काराडोंगा के इस अघोरियों की बस्ती में बड़े बड़े अघोरी निवास करते हैं। यहाँ सैकड़ों की तादाद में अघोरी रहते हैं। कहा जाता है कि जंगल का यह भाग सिद्ध व तांत्रिक पूजन के लिए सबसे अच्छा है और इसे अघोरियों का स्थान भी कहा जाता है। यहाँ निवास करने वाले सैकड़ों अघोरियों में से अधिकांश के पास इतनी ताकत है कि वह कई सौ वर्षों से वैसे के वैसे ही है। नहीं उम्र बढ़ रही है और नहीं उनकी मृत्यु आ रही है। कई को तो नहीं आग जला सकती है और नहीं पानी डुबा सकती है। अधिकांश तो अपनी सोच से ही किसी भी वस्तु को प्रकट कर सकते हैं। उनके देखने से ही फूल खिल जाते हैं और सांप बिच्छू का जहर उतर जाता है। कई आसमान में उड़ सकते हैं तो कई रूप बदल सकते हैं और जीव जंतु में अपना रूप परिवर्तन कर सकते हैं। इनमें से कई तो त्रिकालदर्शी है जो भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं। कई अघोरियों के पास तो ताकत इतनी है कि वो हमारे कल्पना से भी परे है। वो अपनी कुंडलिनी जागृत कर कई चमत्कार कर सकते हैं। इतनी ताकत होने के बाद भी सभी इस गांव से अंदर रहकर अपने अपने कार्य वहाँ ध्यान में लगे रहते हैं। वजह है इन सभी के गुरु अघोरियों के अघोरी बाबा भोलेनाथ जी। बाबा भोलेनाथ जी ताकत व शक्ति इतनी कि सैकड़ों अघोरी भी उनके सामने कुछ भी नहीं। बैठे तो ऐसा लगता मानो जमीन से थोड़ा ऊपर बैठे हैं। बड़ी बड़ी जटा, हाथ में त्रिशूल, तन पर विभूति, बड़ी बड़ी दाढ़ी, फिर भी चेहरे पर अलग ही तेज वह चमक। आसपास के आदिवासी गांव वाले उन्हें साक्षात भगवान शिव का अवतार मानते। एक लौते वही है जो अघोरियों की बस्ती से बाहर आकर अन्य स्थान पर जाकर वहां के लोग की मदद करते। उनके सभी कष्ट और दुख दर्द खींच लेते थे। बड़े बड़े घाव उनके छूने भर से ठीक हो जाते। गांव वाले लोग भी खुशी से उनकी और उनके सभी अघोरी शिष्यों के लिए भोजन, राशन की व्यवस्था उन्हें देते और वो भी अकेले ही राशन से भरे कई बोरों को अपने साथ ले जाते। वो आगे आगे और अनाज से भरे बोरे स्वयं चलते हुए उनके पीछे पीछे। वैसे भी किसी को इतनी हिम्मत न थी कि वहाँ राशन व अनाज पहुँचाने के लिए अघोरी की बस्ती में जाए। किसी भी अघोरियों को यह इजाज़त नहीं थी कि इस बस्ती से बाहर आ जाए और अपनी शक्तियों का उपयोग करे। यह बाबा भोलेनाथ का बनाया हुआ नियम था जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता और बाकी अघोरी उन्हें अपना गुरु मानकर उनके नियमों का खुशी खुशी पालन करते थे। पर कहते हैं ना कि सभी दिन एक समान नहीं रहते। एक दिन अचानक बाबा भोलेनाथ ने समाधि लेने का निर्णय लिया। उनके सभी शिष्यों ने उन्हें बहुत समझाया, पर बाबा ने मानो निर्णय ही ले लिया था। कुछ दिन में ये बात सारे अघोरियों में फैल गई, पर बाबा का निर्णय और उनकी बात कौन टाल सकता था। उसके कुछ दिनों के बाद बाबा रात को ध्यान करते समय अपने प्राण त्याग दिए और उनका शरीर इसी ध्यान की अवस्था में रह गया। सुबह जब उनके शिष्यों को पता चला तब उन्होंने सब मिलके उस स्थान पर उनकी समाधि बना दी। कुछ ही महीनों तक तो सब कुछ सामान्य की तरह चलता रहा। फिर आया बाबा का पुराना शिष्य कोचीनाथ, जो बहुत पहले ही इस गांव से निकाला जा चुका था। बाबा ने स्वयं उसे जाने का आदेश दिया था। कारण क्या था ये किसी को भी पता नहीं था। कोचीनाथ भी बाबा की तरह ताकत व शक्ति से भरपूर था।
सभी को ये लगता था कि कोचीनाथ ही आगे इस आश्रम को संभालेगा, पर सभी अघोरियों का भ्रम उस समय टूट गया जब कोचीनाथ इस गांव को छोड़ के चला गया। कोचीनाथ में बाबा की तरह ताकत वह शक्ति तो थी ही, शरीर और कद काठी से भी मजबूत था। बड़ी बड़ी जटा, बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी दाढ़ी और आंख में एक अलग ही तेज, मानो सारी शक्ति वह बखान कर रही हो, दुनिया जीतने चाहती हो। कोचीनाथ के यहाँ आने के बाद मानो यहाँ की हवा ही बदल गई। अघोरियों की अलग अलग दल बनना शुरू हो गया। इन सब में बड़ा दल था कोचीनाथ का। कोचीनाथ का दल ध्यान और काली शक्ति का पूजन करता। इस दल में सभी कोचीनाथ के शिष्य थे। धीरे धीरे दूसरे अघोरियों ने एक एक करके यहाँ से जाना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद इस आश्रम में सिर्फ कोचीनाथ के शिष्य और कोचीनाथ ही रह गए। काली शक्तियों का यह पूजन करते थे। कोचीनाथ और भी ज़्यादा ताकतवर होना चाहता था। ताकत और शक्तियों पाने की भूख इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जानवरों के अलावा अपनी पूजा में इंसानों की भी बलि देना शुरू कर दिया। कोचीनाथ के डर के कारण आसपास के आदिवासी गांव भी धीरे धीरे खाली होना शुरू हो गए। कोचीनाथ के सामने बलि की समस्या आने लगी। काली शक्ति पाने के लिए बलि की जरूरत तो थी ही। अपने शिष्यों में सबसे कमजोर और बिना अनुभवी शिष्यों की बलि देना उसने शुरू कर दिया, पर जिन शिष्यों की उसे जरूरत थी उन्हें वह हाथ भी नहीं लगाता था और मंत्र भी सिखाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। कोचीनाथ काली ताकतों का मालिक बनता गया। उसके शिष्य भी अपने गुरु से मंत्र पाकर ताकतवर होते गए। राहुल गोयनका ग्रुप्स ऑफ कंपनी, गोयनका पावर, गोयनका रिफाइनरी, गोयनका स्टील और भी बहुत सारी उद्योगों का वारिस, कद काठी में सुंदर और उम्र 26 वर्ष, किसी फिल्म स्टार से कम नहीं दिखता और घर मानो कोई महल हो। घर पर है बद्रीनाथ गोयनका, राहुल के दादा। पूरा बिजनेस इन्हीं का बनाया हुआ था, पर उम्र अब काफ़ी हो गई है, फिर भी सारे बड़े फैसले यही करते हैं। राहुल की दादी, घर और मंदिर, बस यही उनकी दुनिया। हमेशा प्रभु के भक्ति में मन लगाए हुए। राहुल के माता पिता बिजनेस में राहुल के बड़े भाई शेखर के साथ कंपनी चलाते और बहुत से कंपनियों में को भी संभालते। माता अपनी सहेलियों के साथ पार्टी और किटी पार्टी में रहती। मौज मस्ती भरा जीवन। शेखर की पत्नी और राहुल की बड़ी भाभी शेखर और अपने ससुर के साथ बिजनेस में साथ देती। राहुल कहने को तो इस कंपनी का वारिस, पर बिजनेस में दूर दूर से कोई संबंध नहीं, बस अपने ही दुनिया में जीता। पूरा दिन और रात दोस्तों के साथ पार्टी करता, ड्रिंक करता, डिस्को जाता और मौज मस्ती में लगा रहता। चारों दोस्त अमित, आयशा, धीरज और टोनी पूरी तरह से अय्याश, घूमना फिरना और पैसे उड़ाना। एक बार टोनी को फेसबुक फ्रेंड से पार्टी का इनविटेशन मिलता है। इनविटेशन की बात सुनते ही राहुल जाने के लिए तैयार होता है, मगर पार्टी है दूर शहर में और वो भी यहाँ से काफ़ी दूर है। टोनी: यार पार्टी तो अच्छी है लेकिन है काफ़ी दूर। राहुल: चलो ना यार, पार्टी का सारा खर्चा मेरी तरफ से और कार भी मैं ही चलाऊंगा। आयशा: सॉरी, मेरा जा पाना मुश्किल है। राहुल: क्या यार, इसका हमेशा ऐसा ही रहता है, तुम सब तो चल रहे हो ना। टोनी: ओके, तो ये तय रहा, कल सुबह हम चारों वहाँ के लिए रवाना होंगे और सारा खर्चा राहुल का होगा। राहुल: ओके यार, तुम चलो तो बस। सुबह होते ही चारों दोस्त कार से निकल पड़ते हैं। एक ढाबे में रुककर चाय पीते हैं और आगे बढ़ते ही राहुल: टोनी यार, इन दोनों में से कौन से रास्ते में जाना है। टोनी: मैं देखता हूँ। टोनी कार से उतरता है। लेफ्ट साइड से ये छोटी भी है और कई किलोमीटर बचा भी देंगी। पार्टी शुरू होने के पहले ही पहुँच जाएंगे। देखा, बोर्ड भी यहाँ बता रहा है। राहुल कार लेफ्ट लेता है
और काराडोंगा की तरफ मुड़ जाता है। आगे बढ़ते ही कार का संतुलन बिगड़ जाता है और कार अचानक एक तरफ जाने लगती है। कार को नियंत्रित कर राहुल सड़क के किनारे कार को रोक देता है और चारों दोस्त उतर कर देखते हैं।